ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर हिना सिसोदिया, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक कैंसर सर्वाइवर है। अभी इनका चल रहा है, इनको ओरल कीमो में है ये। थोड़ा-सा इनके बारे में हमने पहले भी वीडियो में हमने पूछा था। अब शुरुआत में और थोड़ा डिटेल में इनसे बात करेंगे, थोड़ी-सी इनकी शॉर्ट जर्नी हम पूछेंगे। और स्पेसिफिक आज जो हमारा टॉपिक है एफसीआर, मतलब फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस, मतलब जो कैंसर दोबारा होने का जो एक डर होता है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और चिंता, एंजाइटी और एफसीआर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और कई कई बार होता है हमें ऐसा लगता है कि जो ये डर है होना चाहिए कि हम फिर बचे रहेंगे या हम अवेयर रहेंगे। तो इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल में आज डॉक्टर हीना से बात करेंगे। तो हेलो डॉक्टर हीना। तो सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा-सा और बता दो, जो नई जनता है वो आपको देखना और जानना चाहेगी। हेलो उपासना जी। थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपने मतलब आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने मेरा काफी हद तक इंट्रोडक्शन दे ही चुका है। मुझे भी हुँ, स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मेरे ट्रीटमेंट को अब खत्म होते हुए अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स हो चुके हैं और मैं अब ओरल कीमो ड्रग ज़िलोडा कैप्सिटाबिन पे हूँ। और जो ये टॉपिक है ये हम सबके लिए बहुत ही रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। इस फीलिंग से हर एक कैंसर से जूझता हुआ इंसान इस फीलिंग से रिलेट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो हिना, सबसे पहले तो हमें एफसीआर, मतलब फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस, कैंसर दोबारा होने का जो डर है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। उसके बाद हम और चीज़ों से जोड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द को क्लियर करें आप। क्या है एफसीआर? एफसीआर फियर ऑफ कैंसर रिकरेंस और प्रोग्रेशन, ये दोनों चीजें ओके। आपस में जुड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ। एक्चुअली जब भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है और कैंसर जैसा इवेंट अगर आप उसके थ्रू गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, तो डर का होना तो स्वाभाविक है। इट इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन अगर ये किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है डर कि जो हमें कोई भी हमारे नॉर्मल काम ना करने दे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए, तब हम हुँ, इसे टेक्निकली एक फियर ऑफ कैंसर रेकरेंस एफसीआर और प्रोग्रेशन का टर्म जो है उसको दिया जाता है। जो डर या फिर फियर है ये भी एक इमोशन है हुँ, हुँ। और बेसिकली जिसमें भी लाइफ है, प्राण है, उसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है फियर। अगर एक छोटी सी चींटी भी है उसके ऊपर अगर हमारा गलती से पाँव पड़ जाए तो वो भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए वहां से हट जाती है। लेकिन किस डायरेक्शन में ये फियर जा रहा है और क्या कंट्रोल में है हमारे या नहीं, ये डिसाइड करता है कि ये हमें हार्म पहुंचाएगा या फिर इस फियर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम किचन हुँ, में हुँ। काम करते हैं रोज और अगर हमें जरा सा भी बर्न हो जाए तो हम वहां से अपना हाथ विड्रॉ करेंगे। हुँ, क्यों हुँ। करेंगे? क्योंकि ये हमारे नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हमारे ब्रेन इमीडिएटली हमें सिग्नल देता है कि कोई खतरा है और हमें वहां से हटना है। तो इस स्टेट में हमने जो एक्शन लिया है वो हमारे लिए एक यूटिलाइजेशन हुआ है कि हमने अपने आप को हार्म नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अगर हुँ, हम हुँ। इस लेवल पर इसे ले जाएं कि हम वो काम करें ही नहीं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव से इसे डिस्ट्रक्टिव फियर बना दें, तो हमें जो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट मिला हुआ है अपने बचाव का, यही हमारे हुँ, लिए हुँ। हार्मफुल हो जाए। तो हुँ, हुँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अंडरस्टूड है कि इतने ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में ये फियर होना स्वाभाविक है, बट इस फिर भी इसके ऊपर एक कंट्रोल हमारा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इस फियर को यूटिलाइज करके अपना भला कर सके, ना कि हम अपने आप को उल्टा हार्म पहुंचाने लगे।
क्योंकि एक कैंसर जो सर्वाइवर या कैंसर पेशेंट होता है ना, उसमें कई तरह के डर हावी होते हैं। तो शुरुआत जैसे जैसे ही पता लगता है कि इंसान को कैंसर है, शुरुआत एक वो डर होता है, कि ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, कीमो कैसा रहेगा, ये वो, एक ये डर है। जब इस डर से निकलते हैं कि क्यों हुआ मुझे, ये डर से भी निकलते हैं, फिर कीमो कैसा रहेगा, ये दूसरा डर, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो हमारा डर रहता है। आफ्टर जो आप ये एफसीआर जो कह रहे हैं, ये सबसे लंबा चलने वाला डर है, क्योंकि आफ्टर कैंसर जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक लंबे समय तक इस सोच के साथ जीते रहते हैं। कोई भी हल्का दर्द होता है, बार-बार हम इस कि दोबारा तो नहीं हो गया, दोबारा तो नहीं हो गया। और कभी-कभी हम इसको एंग्ज़ायटी, मतलब जो आपने कहा ना, एंग्ज़ायटी और ये एफसीआर थोड़ा अलग-अलग शब्द है, तो इसको एक कैसे समझें हम कि क्या है? कैसे समझें हम? पहले तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे समझें कि ये एक्चुअली किसी डिज़ीज़ का फ़ॉर्म तो नहीं ले रहा ये फ़ियर। हुँ, क्योंकि हुँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये तो स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल टू फील दिस वे। लेकिन फिर भी हुँ, हुँ। अगर हमें कोई लक्षण ऐसे दिखाई दें कि जो हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बिल्कुल करने ही नहीं दे रहा है, तो उन लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपनी रोज़ की जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस स्टेट में हैं, हमारे क्या एनर्जी लेवल्स हैं, उसके बियॉन्ड अगर हमें बिल्कुल भी कोई एक्टिविटीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं, तो ये एक साइन सिम्पटम है कि डिज़ीज़ का फ़ॉर्म ले रहा है ये फ़ियर। हुँ, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होना, आपकी जो हंगर कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी एक्टिविटीज़ आप करना एन्जॉय करते थे, आप अपने आप को उससे विथड्रॉ करना चाहते हैं। आप एकदम हुँ, हुँ, डिस्ट्रेस रहते हैं या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम की ओर जा रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया जा रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया इज़ कंडीशन जिसमें कॉन्स्टेंटली हम अपनी हेल्थ के बारे में फ़ियरफुल रहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये फ़ियर उस सिग्निफिकेंट लेवल पे जा चुका है जो हमारे अंदर ये लक्षण दिखाए, तो हुँ, हमें ये हुँ, समझना चाहिए कि हम ऑलरेडी एक बीमारी से निकल के आए हैं या फिर उसके ट्रीटमेंट के थ्रू गुज़र रहे हैं और हम और अपनी तकलीफ़ें ना बढ़ाएँ, इस हुँ, डर को हुँ, अपने पर हावी होकर देने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि कैंसर ही नहीं बल्कि कुछ और एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ डायग्नोसिस होता है। हाइपरटेंशन हुँ, है, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, कभी-कभी लिवर फंक्शंस आपके नॉर्मल नहीं होते हैं। तो ये हुँ, फ़ियर ऑफ कैंसर रिकरेंस अगर बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है हमें, तो हुँ, हुँ, हमारे जो ये फिज़िकल सिम्पटम्स हैं, ये भी कई लेवल एग्रीवेट हो सकते हैं। मतलब हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है, वो और डिटेरियोरेट हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सेल्फ स्क्रीनिंग या सेल्फ इवैल्यूएट करें कि मुझे सिर्फ़ एक नॉर्मल बिल्कुल ही स्वाभाविक सा इस तरह से फ़ील करने वाला डर है या फिर मैं ये किसी और ही लेवल पे जा रहा है। तो जैसे आप बाद में अपने वीडियो के साथ में ये फॉर्म लिंक में अटैच कर सकते हैं, जो एक सेल्फ स्क्रीनिंग फॉर्म है जिसमें कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन और उनमें एक स्कोरिंग दी गई है। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू फील यू हैव फेयर ऑफ कैंसर रिकरेंस या फिर प्रोग्रेशन या फिर जैसे आप जब भी ये थॉट आपके दिमाग में आता है, तो क्या हुँ, बहुत ही हुँ, अनप्लेज़ेंट सी कोई इमेज नहीं आपके दिमाग में आती है डेथ की, सफरिंग की या फिर मेरी फैमिली का क्या होगा? और कितना टाइम आप इस चीज़ को हुँ, हुँ, लेकर बिताते हैं। तो इन सब का एक स्कोर दिया गया है। खुद ही वो सिंपल से क्वेश्चन्स और उनके आंसर्स के आप स्कोरिंग निकाल के इस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं है ये डर, एकदम सामान्य या नेचुरल सा है या फिर ये रियली बहुत ही आपको डिस्टर्बिंग वे में हो रहा है ये फ़ियर। और हुँ, एंग्ज़ायटी हुँ, और फ़ियर ऑफ कैंसर रिकरेंस में जो अंतर आता है वो ये है कि एंग्ज़ायटी कभी-कभी हमें इर्रेशनल फ़ियर्स की वज़ह से भी होती है। यानी कि वो चीज़ें जो एक्चुअली हुई ही नहीं हैं। सिर्फ़ हमारा हुँ, हुँ, दिमाग जो है वो खुद ही बुन रहा है उन विचारों को और उन विचारों के हुँ, जाल में आप फँसकर अपने आप को बॉडी में भी आप अनप्लेज़ेंट सेंसेशन फ़ील करते हैं। जैसे कि पैल्पिटेशन होना, स्टमक अपसेट होना, ये सब एंग्ज़ायटी के कॉमन सिम्पटम्स हैं, जनरल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के। लेकिन जो हुँ, हुँ, फेस कैंसर रिकरेंस है, ये एक रियल इवेंट आपके साथ हुआ है या फिर हुँ, आप अगर
ट्रीटमेंट के दौरान है, तो ये एक रियल इवेंट है। तो ये आपका इर्रेशनल फ़ियर नहीं है, ये एक रैशनल फ़ियर है कि सच हुँ, में ये इवेंट हुआ है, इस वज़ह से आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है इसको एड्रेस करना और इससे कोप अप करना और इसको मैनेज करना। तो इस एक्सट्रीम क्या होगा? मतलब अगर ये हम डिज़ीज़ माने किसी का हो गया है, तो एक्सट्रीम इसका क्या असर दिखेगा किसी पेशेंट पे? कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ऑलरेडी किसी और फिज़िकल डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं, तो वो जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, वो और डिटोरिएट होंगी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ माइंड ओवर द बॉडी। जैसे मान लीजिए सर्जरी हम करवा कर आए हैं, तो हुँ, हुँ, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतनी जल्दी उस सर्जरी से आप रिकवर कर जाएँगे और जितना फ़ियर हुँ, में रहेंगे, आपके लिए उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल होगा। जो पेन आपको नहीं भी हो रहे हो, वो पेन्स भी आपको फ़ील होंगे। और या फिर आप अदर मेंटल कंडीशंस अपने लिए डेवलप करेंगे, जैसे मैंने नाम लिया 1-2 का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रिया हो सकता है, मतलब कांस्टेंट एंग्ज़ायटी अबाउट योर हेल्थ। हुँ, हुँ, कॉन्स्टेंटली आप रीड कर रहे हैं गूगल पे जाकर सिम्पटम्स, तो आपको एक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में डालेगा। वो आपका जो बॉडी एंड माइंड का जो एक पीस और हार्मनी रहता है, वो बिल्कुल हुँ, हुँ। डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एनी व्हिच वेज़ वी ऑल नो कि कितना डिफिकल्ट रहता है इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के थ्रू गुज़रना। तो हम खुद ही अपने दुश्मन ना बने, इस फ़ियर को अपने ऊपर हावी होकर होने हुँ, देने से, हुँ। यही इसका वर्स्ट आउटकम होगा। नहीं, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे महिलाओं के फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कि बोलती हैं मुझे सिर्फ़ रोने का मन कर रहा है या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये भी इसी के उसमें आएगा क्या? फ़ियर ऑफ कैंसर? एग्ज़ैक्टली। अ, हुँ, हुँ, इसको हम और समझ सकते हैं आगे अगर जब हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, हाउ हुँ, टू हुँ। कोप विद, तो उसके कुछ मेजर्स हैं जिस बारे में अभी हम आगे बात कर सकते हैं। ओके। नहीं जैसे मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं जैसे कि एक महिलाएँ कहती हैं मुझे बहुत रोने का मन करता है। मैं बार-बार अपने परिवार को देख रही होती हूँ बच्चों को, हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को, उनको देख के और रोना आता है। मतलब रोते ही रहने का मन करता होता है। उनके मतलब होता है कि बहुत से परिवार में अगर कोई मनोरंजन कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं लेकिन वो एन्जॉय नहीं कर पाती हैं उस चीज़ को ना। तो वो मतलब एग्ज़ैक्ट चाहती हैं वो करें लेकिन नहीं कर पाती, छुपती रहती हैं, बचती रहती हैं सब चीज़ों से। तो ये भी इसी में आएगा क्या? इसी में इसी में आएगा? तभी एससीआर? को कहा कि आप इसके जो लक्षण है ना, साइन्स एंड सिम्पटम्स, एक हो गया कि हमें हुँ, ठीक है, आया माइंड में वो विचार कि मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा या फिर मैं ट्रीटमेंट में हूँ, तो हुँ, क्या मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी? कहीं ऐसा तो हुँ, नहीं हुँ, ट्रीटमेंट लेते-लेते भी डिज़ीज़ का कंट्रोल में नहीं आ रही है, उल्टा प्रोग्रेस कर रही है। इस तरह के हुँ, विचार हुँ, हुँ, बहुत, हुँ, लेकिन वो विचार के स्तर पर आए और चले गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने उनको हुँ, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे दिया कि वो आपको इस तरह के लक्षण दिखा रहे हैं अब। एक प्रॉब्लम, एक हुँ, अनदर प्रॉब्लम हमने अपने लिए क्रिएट करी। तो इसीलिए मैंने साइन्स एंड सिम्पटम्स में कहा था कि सबसे पहला यही इम्पोर्टेंट पहचानना है कि क्या आप जो दिनचर्या फ़ॉलो करना चाहते हैं, आप वो करते हैं कि नहीं करते हैं। जो चीज़ें करने हुँ, का में आपको एक जॉय, फुलफिलमेंट महसूस होता है, वो आप करने से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। मतलब यू वांट टू विथड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग द हुँ, हुँ, एक्टिविटीज़ व्हिच यूज्ड टू बी वेरी, वेरी जॉयफुल फॉर यू। फिर आपके हुँ, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा और हुँ, आप कहीं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डिसिजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब जो है वो इंडिकेट करता है कि ये कोई छोटे लेवल पे नहीं है आपका जो डर है, वो इतना ज़्यादा हुँ, हुँ, सिग्निफिकेंट है कि एक अनदर हुँ। समस्या आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट इज़ तो व्हाई इन यू वी सब से कैन। हुँ, हुँ, हुँ। तो इन सब से बचने के लिए कोई उपाय है? क्या कोई डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ है या हम अपने आप ही सही कर सकते हैं इस चीज़ को? अ, इसीलिए मैंने वो फॉर्म आपके साथ शेयर किया था, जो हम हाँ, लिंक में हुँ। देंगे। वो मैं फॉर्म अ, कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पे, नहीं तो मैं यहाँ पर भी देखती हूँ अगर मैं लगा सकती तो जी। एडिटिंग के उसमें लगा दूँगी और नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे तो लगा ही दूँगी, महिलाओं के लिए उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से।
तो तो इससे आप बचने के जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं बोलिए आप। कंप्लीट हो गया मेरा। तो आप खुद की स्क्रीनिंग कर लीजिए उस फॉर्म के थ्रू, जो आपको एक हुँ, एटलीस्ट आइडिया देगा कि आपका मेंटल स्टेट इस पर्टिकुलर फ़ियर को लेकर है क्या? और आप हुँ, खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपको वाक़ई में किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, या फिर हुँ, कुछ सिंपल से टिप्स जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, वो फ़ॉलो करके हुँ, हम खुद ही इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ कोप अप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली टेक्नीक तो हो गई अपनी डिस्ट्रैक्शन की। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग में ये सोच लें कि अरे नहीं-नहीं कैंसर है तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट है तो कोई बात नहीं, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें डिस्ट्रैक्ट होना है उस फ़ियरफुल थॉट से जो हमें उल्टा उस ट्रीटमेंट पे और अपनी हेल्थ पे फ़ोकस नहीं करने दे रहा है, हुँ, कि हम मुझे तो नहीं हो जाएगा, वेदर दिस ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी और नॉट। उस उस पर्टिकुलर थॉट से अपने आप को हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। अभी डिस्ट्रैक्ट हुँ, करने के लिए हम अपने आप को खुद सबसे अच्छी तरीके से पहचानते हैं। वो चीज़ हमें हुँ, ढूँढनी पड़ेगी कि वो क्या है टेक्नीक जो डिस्ट्रैक्ट हमें कर पाएगी। जैसे मान लीजिए थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मुझे पेंटिंग वाज़ द ओनली वे जिसके थ्रू मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाती थी। कि हुँ, ट्रीटमेंट करा के आए शुरू के 2-3 दिन कीमोथेरेपी के बाद में काफ़ी मुश्किल होते हैं। नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब थोड़ा-सा बेटर लगा, तो हुँ, कुछ नहीं कर सकते तो चलो पेंट करो। बहुत एनर्जी भी नहीं चाहिए वो करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनके एनर्जी लेवल्स इतने अफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो तो सीधा जाकर जिम में हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ही एक तरीका है। हुँ, 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 दूसरी टेक्नीक होती है जिसको कहा जाता है सेटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स। तो हुँ, बचपन से लेके एडल्टहुड तक हमारे पास जब कोई लक्ष्य होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं हुँ, उनको होता है कि हमें ये कॉम्पिटिशन जीतना है, इतने मार्क्स लेके आने हैं। इसी तरीके से हम एडल्ट्स भी अगर हम प्रोफ़ेशनली वर्किंग नहीं भी हैं, घर में काम करने वाली महिलाएँ हैं, तब भी हम अपने लिए कुछ लक्ष्य सेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इस बीमारी के थ्रू जब हम जूझ रहे हैं, हम इतना ही लक्ष्य तय कर सकते हैं कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम अपना काम खुद हुँ, कर सही अनदर है। शॉर्ट टर्म गोल कैन बी मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूँगी। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहूँगी जिससे जो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जैसे हुँ, हुँ, अकेले कमरे में बैठना, रोना, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन हुँ, बाहर उठ के एनर्जी नहीं है तो भी सिर्फ़ पौधों को पानी डाल दिया, तो वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई। कम से कम उतनी देर के लिए आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि हम इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो डर है हमें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा आगे और। तो हुँ, इस हुँ, तरह के सपोर्ट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जैसे हुँ, आप अपनी हॉबीज़ कई समय से आप चाहते हो उस पे परस्यू करना, आप उन हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग इफ योर एनर्जी हुँ, लेवल्स, हुँ, इफ योर हेल्थ कंडीशन परमिट्स यू। कइयों को होता है कि मुझे बहुत ट्रैवलिंग पसंद है। ये हुँ, इस जगह हम घूमना चाहते थे। अगर आपकी हेल्थ और आपके डॉक्टर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो अगर परमिट करते हुँ, हैं तो आप ट्रैवल प्लान्स बनाइए। इस तरह से कोई ना कोई गोल्स रख करके हम अपनी सारी एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट कर दें, बजाए इसके कि हम बस उसी फ़ियर में अपने आप को गिव अप करें। हुँ, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक आती है, वो आती है टेकिंग द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसका मेन जो इसके पीछे आइडिया है वो ये है कि जब भी हमारे अंदर फ़ियर का एक भी थॉट आता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड नेगेटिव थॉट्स की एक चेन आती है। उस चेन को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो बेटर है कि उसको हम एक्सपेल आउट कर दें, अपने अंदर से बाहर निकाल दें। तो अगर हुँ, आपके पास आपकी हेल्थ केयर टीम इतनी सपोर्टिव है तो आप जाकर उनसे बात कीजिए। अ, हम एक पेशेंट हैं, बट वो कई पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं।
चाहे हुँ, नर्सिंग हुँ, स्टाफ हो या फिर काउंसलर्स हो, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोसर्जन हो, उनके पास हुँ, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। कई बार तो ऐसे आजकल कैंसर्स को लेके स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें उनको पता ही होता है कि ये ऐसा हुँ, ही बिहेव करेगी। हो सकता है वो स्टैटिस्टिक्स जानने के बाद में आपका जो डर है, आपका जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत रिलैक्स हो जाए। इट कैन गो हुँ, अदर वे अराउंड डिपेंडिंग हुँ, अपॉन द हुँ, कंडीशन। लेकिन आप उनसे बात कीजिए, डेटा वे में हुँ, अगर वो आपको कोऑपरेट करते हैं तो। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स जिस पे भी आप रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे बात कीजिए। और अगर ये भी नहीं है तो जस्ट सिंपली एक डायरी और पेन लीजिए और अपने उसमें सारे थॉट्स लिख दीजिए, बिकॉज़ देन इट इज़ आउट ऑफ योर सिस्टम। हुँ, एंड अब इसमें मैं बात करना चाहूँगी रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि सबसे जो ये बड़ा हमारा काम बहुत ही ये हेल्प करता है हुँ, स्पिरिचुअलिटी। जब हुँ, भी हुँ, स्पिरिचुअलिटी की बात हम करेंगे तो आप देखिए जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आशीर्वाद के तौर पे यही कहा जाता है कि कोई अच्छी आत्मा इनके घर में आए, अच्छी सोल इनके घर में आए। जब किसी का देहांत होता है तब भी यही कहा जाता है कि बहुत अच्छी आत्मा थी, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन मे द सोल रेस्ट इन पीस। जब हुँ, हुँ, मैरिज की बात आती है तब भी कहा जाता है कि हम सोलमेट की तलाश कर रहे हैं। तो सोल नाम की कोई एक चीज़ तो डेफ़िनेटली है। हुँ, लेकिन हम दिमाग में क्या एक फ़िल्मी सी पिक्चर आती है सोल बोलते ही, कि कोई व्हाइट कलर की एक इमेज है जो बॉडी में से निकल रही है। सो यहाँ पर हम उस सोल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सोल हुँ, मतलब कॉन्शियसनेस, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, माइंड, हुँ, आपकी विज़डम और आपकी हैबिट्स। आपका मन, आपकी बुद्धि और आपके संस्कार। तो हुँ, मन हुँ, में जो आपके जो विचार आते रहते हैं, उसको हम एक सिस्टम मानेंगे यहाँ पर। बुद्धि जो सही-गलत का निर्णय लेती है, जो हमें राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस डिसाइड करने में हेल्प करती है, और संस्कार यानी कि आपके हैबिट्स क्या हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर ह्यूमन बीइंग एक ही वे में बना है। उसके हुँ, अंदर का स्केलेटल सिस्टम हो या फिर बाकी के बॉडी सिस्टम्स हो, सब सिमिलर वे में बने हैं। फिर भी हम सब हुँ, एक-दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। ओनली हुँ, बिकॉज़ ऑफ माइंड, योर विज़डम एंड योर हैबिट्स। अब इसमें हम फर्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, वो है आपका माइंड। तो हुँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी पर डे करीब-करीब 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, 60,000 थॉट्स, जो हुँ, काफ़ी हुँ, हैं। हुँ, इसमें थॉट्स हैं, अब इनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्टिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। प्रोडक्टिव थॉट्स वो होते हैं जो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसी भी हमारी दिनचर्या होती है उससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई होममेकर है तो उसको मैं इतने बजे उठूँगी, इतने बजे मुझे टिफ़िन बनाना है, या हुँ, कोई प्रोफ़ेशनल है तो उसको उससे रिलेटेड थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स कोई भी सिचुएशन को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, और हुँ, उससे हुँ, रिलेटेड हमारे अंदर जो फ़ियर का इमोशन, एंगर का इमोशन, जेलसी के इमोशंस जो अंदर ट्रिगर होते हैं, उसी तरह के थॉट्स नेगेटिव थॉट्स की कैटेगरी में आएँगे। तो हुँ, जैसे हुँ, हम अभी फिर रिकरेंस की या प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली हम इसी जो फ़ियर वाला इमोशन है और उसी से हुँ, रिलेटेड नेगेटिव को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। और पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत, कि हमारे अंदर क्या उतनी स्ट्रेंथ है कि सिचुएशन कोई भी हो तो भी हम उसका ऑप्टिमिस्टिक साइड या पॉज़िटिव साइड देख पाएँगे, तो हम अपने अंदर पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। और ये जो 60,000 थॉट्स जिनको हमने इन 3 कैटेगरीज़ में बाँटा है, आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें से 75% नेगेटिव ही होते हैं और 95% रिपिटेटिव होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एक नेगेटिव थॉट को ज़्यादा स्पेस दे दिया दिमाग में, तो वो 95% की स्पीड से रिपीट होता ही रहेगा। हुँ, और जो हमारा माइंड है, उसके द उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सबकॉन्शियस माइंड, जो इवन एट द टाइम वी आर स्लीपिंग, वी आर रेस्टिंग, तब भी एक्टिव रहता है। हुँ, अगर आप उसको इस तरह का रेपिटेटिव नेगेटिव इनपुट देते रहेंगे, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जी पाएँगे। अगर आप उसे हुँ, राइट इनपुट देंगे,
तो नेचुरली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। हम ये नहीं कह रहे हुँ, कि क्योर हो जाएगी डिजीज या फिर कोई मिरेकल हो जाएगा, बट हम हुँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ड्यूरिंग द डिजीज, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो हुँ, हुँ, हमें हुँ, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इन प्रोडक्टिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करें, और नेगेटिव थॉट्स को जो है जितना हो सकता है सप्रेस नहीं करना है। लेकिन ओके, तो जो हमारा प्रयत्न होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनकी मात्रा हमारे ब्रेन में ज़्यादा हो, हमारे मन में ज़्यादा हो, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो माइंड जिसके थ्रू बॉडी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर परफॉर्म कर सकती है, उसको राइट इनपुट्स दें। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हम रेडिएशन ट्रीटमेंट में हैं। अब वो रेडिएशन मशीन के हुँ, पास हुँ, उस रूम में जाते हैं तो इट इज ऑल डार्क, और फियर का जो थॉट है वो आना बिल्कुल हुँ, स्वाभाविक। लेकिन उस वक़्त हम ये पॉज़िटिव थॉट भी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं कि मैं अकेले ये ट्रीटमेंट लेने नहीं आई हूँ। मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने ये ट्रीटमेंट लिया है और वो ठीक हो रहे हैं, ठीक रहे भी हैं, और मैं भी इस ट्रीटमेंट को आराम से पार कर लूँगी। जब हमने अपने मन में ये थॉट क्रिएट किया, तो अब हमारा ब्रेन जो है, वो सही डिसीज़न मेकिंग कर पाएगा कि मुझे ट्रीटमेंट पे फ़ोकस करना है। और हम सही हैबिट्स हुँ, क्रिएट कर सकते हैं कि रेडिएशन के दौरान जो-जो प्रिकॉशंस मुझे बोले गए हैं, मैं वो फॉलो करती हूँ। मुझे जो-जो हुँ, कहा गया है कि ये सब कुछ डाइटरी चेंजेस आपको करने हैं, मैं वो फॉलो करती हूँ। तो अब आप सोचिए कि आप अगर उस सिर्फ़ उस फ़ियर को पकड़ेंगे, तो आप ये हुँ, चीज़ें नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर इसी की जगह आप ये सोचेंगे कि मैं एक सोल हूँ जो कॉन्शियस है, जिसको पता है कि मुझे पॉज़िटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स पे फ़ोकस करना है, जिसकी वज़ह से मैं मेरा ब्रेन सही डिसीज़न ले, और जिसकी वज़ह से मैं सही हैबिट्स बिल्ट अप करूँ, जो मुझे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ देगा। हुँ, क्योर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट हमारी एट लीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अच्छी रहेगी। तो ये इस पे आप ज़रूर फ़ोकस करिए। और इसके हुँ, साथ-साथ जब मैंने आपसे एक शेयर किया था कि फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो हुँ, हुँ, अ, बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट होता है फैमिली मेंबर्स के लिए, और आपस के रिलेशंस की हार्मनी भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसपे भी आप हुँ, वर्क कर सकते हैं। आप एक पेज विज़िट कर सकते हैं जिसमें जिसका नाम है आर्ट ऑफ को-लिविंग। कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसे होता है, ऐसी आर्ट ऑफ को लिविंग, दूसरों के साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है और हुँ, रिलेशंस में हुँ। कैसे मेंटेन करी जा सकती है ड्यूरिंग सच डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो, उसके बारे में आपको काफी सारे डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। तो क्या तो ये वेबसाइट है वो क्या है? आ, इसके बारे में काफी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, और हुँ, एक वेबसाइट भी है, पेज भी है। तो मैं उसका लिंक आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। ठीक है, लास्ट में ठीक है। आपसे पूछती हूँ। तो हिना जी, तो आप अभी जस्ट अभी ट्रीटमेंट से निकली हैं और आप अभी ओरल कीमो में हैं। तो आपको भी एक मतलब होता है ना, शुरुआत का जो होता है, जस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट ही हुआ है, तो बहुत सारे दर्द भी हावी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी अभी जाए गए नहीं हैं, थोड़े-थोड़े अभी हैं, बॉडी में रहते हैं, 1 डेढ़ साल तक जाते हैं। तो आप पे भी अभी बहुत हावी होगा आपके ऊपर रिएक्रेंस का, तो आप इसी तरह से किस तरह से अपना डर को कम करती हैं? आप अपना वे बताइए थोड़ा-सा, किस तरीके से ठीक। आप अपने डर को कम करती हैं? मैं तो एकदम फ्रेश आउट ऑफ ट्रीटमेंट हूँ, इनफैक्ट अभी भी अंडर ट्रीटमेंट हूँ, और बहुत ही कम समय बीता है। हुँ, तभी हुँ। मैंने जब ये फीलिंग्स महसूस किया कि इट्स नॉट ओनली फिजिकल, बट इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो जो मैं अपने आप को बार-बार रिमाइंड करती हूँ वो यही है कि जो फिजिकली मुझे फेस करना पड़ा है या पड़ रहा है, वो तो है ही, लेकिन कम से कम मैं अपनी एनिमी खुद ना बनूँ और अपने लिए हुँ, और प्रॉब्लम्स इनवाइट ना करूँ। बिकॉज़ हुँ, नोबडी हुँ, कैन अ अ, हेल्प मी द वे आई कैन। हुँ, बाकी
सबके जो भी एफर्ट्स हैं फैमिली के, फ्रेंड्स के और हमारी हेल्थ केयर टीम के, वो सब फेड अवे हो जाएंगे अगर हम खुद ही अपने एनिमी बन जाएं और नेगेटिविटी को, फियर को अपने ऊपर हावी होने दें। और देर आर सम डेज विच आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ अभी भी, बिकॉज सम डेज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू जस्ट कैन नॉट फोकस ऑन एनी अदर थिंग। तो यही अपने आप को रिमाइंड कराना ही पड़ता है कि ये सब कुछ साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, जो जो भी बातें हमने अभी इसमें शेयर करी हैं, और रैदर देन हम अपने इरेशनल फियर्स में बिलीव करें, बेटर है कि ये रैशनल चीजें जो शेयर करी गई हैं, जो हमारे डॉक्टर्स भी हमको रिपीटेडली बताते हैं, उसको फॉलो करा जाए। और नेगेटिविटी को और फियर को हावी कर देने से वैसे भी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। ना तो ये चेंज होगा कि यस भी मतलब हमें ये डायग्नोस हुआ, हमारा ट्रीटमेंट हुआ, या आगे जो भी होने वाला है वो भी चेंज नहीं होगा। the things will happen the way they are supposed to, but at least आज का जो भी प्रेजेंट डे है उसको हम स्पॉइल ना करें। सही बात है। तो थैंक यू हिना जी। एक तो स्पेशली इनको थैंक इसलिए भी बनता है क्योंकि एक तो खुद अभी जस्ट निकली भी नहीं है, इनकी कीमो ओरल कीमो में है ये, और इनके थॉट्स सुन के, इनकी बातें सुन के मतलब हो रहा है, क्योंकि मुझे तो 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं एक हद तक मैंने वो फियर को बहुत हद तक कम कर चुकी हूँ, मतलब जीरो तक आ चुकी हूँ मैं। लेकिन हिना जी आपके मुंह से, मतलब आपसे सुनकर ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जस्ट अभी ट्रीटमेंट में ही हैं और आप इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें आपने बोली। तो जो भी अभी जस्ट ट्रीटमेंट में होगा या अभी जो चल रहा है उन सबको आप से सुनकर ये बातें बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच हिना जी मेरे थैंक साथ जुड़ने के लिए। और सेकंड टाइम आई हैं हिना जी हमारे साथ, और आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि एक टॉपिक हमारा बाकी है अभी टिमोक्सिफेन पे, सॉरी हमारा एक ओरल कीमो पे बाकी है, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी हम हिना जी से सुनेंगे। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। और जिनको भी हिना जी से स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, जैसे लिम्फेडिमा से रिलेटेड किसी को इश्यू हो, हाथ सूजा हुआ है, मोटा है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे इम्प्रूव करो, उसका रेगुलेशन कैसे सही करें, तो सारा इनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है इस चीज की। तो आप इनसे जुड़ भी सकते हैं। तो इनका मैं नीचे इनका नंबर दे दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इनसे जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू हिना जुड़ने के लिए। यू उपासना जी, थैंक यू once again to give this platform to share few words about this wonderful topic.